Dear audience, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture 13th of our module Global Marketing. Today's lecture is about global marketing research, and part A of this lecture will be discussed today. It will be covered today. I will deliver lecture on part A today, and part B will be discussed later in lecture number 14. Before we proceed with our today's lecture about global marketing research, I would like to see what did we discuss in our last lecture. We talked about home country actions and global competitiveness, जिसमें हमने बात की थी कि जो कंपेटिटर्स हैं किसी भी कंट्री में, वो अपने होम कंट्री में कंपटीशन को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वो डील करते हैं अपने होम कंट्री में. इस पे हमने बात की थी कि होम कंट्री में वो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं अपने लोकल कंपनीज़ को थ्रू वेरियस वेज, एंड ग्लोबल कंपनीज़ या ग्लोबल फर्म्स को समटाइम्स उसमें इतना इजी नहीं होता पेनिट्रेट करना. देन हमने कंपेटिटर्स फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स, उस पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा की थी कि बहुत सारी ग्लोबल जो फर्म्स हैं वो स्ट्रेटजी ग्लोबल लेवल पे बनाती हैं, बट टुडे लोकल फर्म्स उनको अच्छा खासा टफ कंपटीशन दे रही हैं. हमने इस पर बात की थी. यूजुअली यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और यूरोप की कंपनीज वो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन अब लोकल कंपनीज भी देखने में आई हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हैं, वो ग्लोबली इन कंपेटिटर्स को टफ टाइम दे रही हैं, उनके कंट्रीज़ में जाके टफ टाइम दे रही हैं. जैसे कि टाटा ग्रुप जो कि इंडिया का ग्रुप था, अब वो ग्लोबली बहुत सारे ब्रांड्स को ओन करता है, जैसे कि जैगुआर और लैंड रोवर, रेंज रोवर को उसने ब्रिटेन के ब्रांड्स को एक्वायर किया, और वो इन ब्रांड्स की एक्विजिशन के बाद बहुत सारी कंपनीज़ को, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को यूरोप में टफ टाइम दे रहा है. सिमिलरली हमने इस पे बात की कि लार्ज फर्म्स जो हैं वो इवॉल्व होती जा रही हैं, इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो उनको बहुत टफ टाइम दे रही हैं. उसमें दो टाइप्स के जो है ना बिजनेसेस, दो टाइप्स की कंपनीज इमर्जिंग मार्केट्स में उन्हें फेस करनी पड़ती हैं. एक तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, एंड सेकंड जो वो फेस करते हैं दैट इज़ बिजनेस ग्रुप्स जो बड़े हैं वो फेस करते हैं. अब जो ट्रेंड है मार्केट लिबरलाइजेशन का, उसने चैलेंजेस क्रिएट किए हैं बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, उनके होम कंट्री में भी चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, और फॉरेन कंट्रीज जो कि बाहर के कंट्रीज हैं वहाँ पे भी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए चैलेंजेस क्रिएट किए लिबरलाइजेशन के. दो के इसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं, लेकिन थ्रेट्स भी बहुत सारी आई हैं. ताहम जो लोकल फर्म्स हैं वो अपने आप को स्टिल प्रूव कर सकती हैं कंपेटिटिव अपनी नेशनल मार्केट्स में और ग्लोबल मार्केट्स में. फर्दर मोर जो न्यू एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो इवॉल्व हो रहे हैं, वो साइज़ में बढ़ रहे हैं, उनकी मार्केटिंग टेक्टिक्स वो इम्प्रूव करती जा रही है, उनका मार्केटिंग नॉलेज इम्प्रूव करते जा रहा है. सिमिलरली उनकी कैपेसिटीज़ और कंपेटिटिव एडवांटेजेस के जो सोर्स हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, वो उनकी इन्हांस होती जा रही हैं, उनके ब्रांड्स की पोजीशनिंग बहुत अच्छी होती जा रही है. एंड सेकेंडली वो बहुत सारे कंपेटिटर्स को अपने टारगेट कर रहे हैं, ओवरसीज जाके टारगेट कर रहे हैं. हमने इसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को भी देखा था. स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की डिस्कशन करते हुए हमने बात की थी कि ये गवर्नमेंट बैक एंटरप्राइजेस होती हैं, गवर्नमेंट की ऑनरशिप में होती हैं एंटरप्राइजेस, और यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखने में आई हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में तो सिग्निफिकेंटली नंबर ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया था कि देखने में आया. और स्पेशली
इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज जो है वहाँ पे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज बहुत ज़्यादा हैं, जो बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े दैट काइंड ऑफ बिजनेसेस वेयर आप बड़ी फैक्ट्रीज आपको चाहिए, मिल्स चाहिए, लैंड और बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट कंपनीज़ के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने इतनी बड़े बिजनेसेस ऑर्गेनाइज कर सके और कस्टमर की डिमांड्स को फिल कर सकें। तो यूजुअली यहाँ पे स्टेट प्रोडक्शन करती है, फैक्ट्रीज लगाती है। कुछ ऐसी बिजनेसेस हैं जहाँ पे स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और इस तरह की बहुत सारी एंटरप्राइजेज स्टेट ओन करती हैं। पाकिस्तान में तो आप देखें तो बैंक भी स्टेट ओन करता है, नेशनल बैंक स्टेट ओन कर रहा है, स्टील मिल स्टेट ओन कर रही है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी गवर्नमेंट के अंडर होता था, अभी भी इसके पास शेयर है। पीटीसीएल भी गवर्नमेंट की सब्सिडरी होती थी। देन अगर आप देखें तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी गवर्नमेंट का ही बिजनेस है। देन अगर आप देखें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी गवर्नमेंट ओन करती है। इसके अलावा कंपनीज लाइक सुई सौदर्न, सुई नॉर्दर्न, पाकिस्तान रेलवेज, ये सारी गवर्नमेंट की अपनी एक्विजिशंस हैं, इनकी अपनी एक्वायर की हुई कंपनी है, इनकी अपनी ही कंपनीज हैं। सो बहुत सारी कंपनीज स्टेट की ओनरशिप में होती हैं। अब बीइंग स्टेट ओन्ड कंपनीज जो हैं, ये SOE स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, इन फर्म्स को बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज भी होता है। अब कंपेटिटिव एडवांटेज इनको कैसा होता है? स्टेट की प्रोटेक्शन होती है, बैंक्रप्सी नहीं हो सकती। अगर बैंक्रप्सी होगी तो स्टेट जो कंट्री है वो इनको यूजुअली प्रोवाइड कर देता है, इतने फंड्स दे देता है कि वो उस अपनी जो बुरी सिचुएशन है उसको ओवरकम कर लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन का आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो रही हैं। कंपनीज ये जो है प्राइवेट ऑनरशिप में जा रही हैं, स्टेट इनके शेयर्स सेल कर रही हैं। तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं और यूजुअली स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को बाय कर लेती हैं। इससे मल्टीनेशनल कंपनीज, जो मल्टीनेशनल्स या फॉरेन कंपनीज की किसी भी कंट्री में एंट्री के लिए एक अच्छा वे है कि वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस अगर वो सेल हो रही हो तो वो उसे बाय कर ले। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को जो आप बाय करते हैं तो उसमें स्टेट की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, एम्बार्गो से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। ये बहुत सारी आपको देखनी पड़ती हैं जो कि स्टेट की डिमांड्स होती है। देन हमने बिजनेस ग्रुप की बात की थी, कंपेटिटर्स फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर हमने कहा था कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में बिजनेस ग्रुप इमर्ज हो रहे हैं जो मेजर कंपेटिटर्स हैं फॉर फॉरेन कंपनीज। ये बिजनेस ग्रुप डिफर करते हैं अपनी लार्ज कॉरपोरेशन से इन डेवलप्ड कंट्रीज इन सेवरल की वेज। हमने बात की थी कि बिजनेस ग्रुप हैव एक्सक्लूसिवली और ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कंसंट्रेटेड इन होम कंट्रीज, होम मार्केट्स में ये सिर्फ कंसंट्रेट होते हैं। इनके अंडर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, एक बिजनेस ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें मियां मंशा, ये मंशा ग्रुप जो है ये बिजनेस ग्रुप के अंडर MCB बैंक है, बहुत सारी मिल्स हैं इनके अंडर, जैसे कि निशात मिल है जो कपड़े वगैरह और इस तरह की क्लोथ्स वगैरह और टेक्सटाइल वगैरह से रिलेटेड है, ये मिल्स इनकी है। केमिकल का बिजनेस है। सो बहुत बड़ा ये बिजनेस ग्रुप है। इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत सारे इनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, इनका वाइड कैपिटल इनकी स्ट्रेंथ होती है। और अब ये बिजनेस ग्रुप्स को एक ये प्रॉब्लम होती है कि इनके कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, कुछ कंपनीज इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दे रही होती हैं, जनरेट कर रही होती हैं, और कुछ कंपनीज इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट इन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप वो देखें कि कौन सी कंपनीज हैं जो सिग्निफिकेंटली रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, सिग्निफिकेंटली सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आप उन कंपनीज को रिटेन करें, उन कंपनीज को अपने पास रखें, और वो कंपनीज जो कि बिजनेस ग्रुप के लिए इतना फायदेमंद नहीं है उनको लिक्विडेट कर दें, उनको सेल कर दें, उनको हार्वेस्ट कर दें। सो ये बिजनेस ग्रुप थ्रेट्स हैं बहुत सारी मल्टीनेशनल के लिए, और बहुत सारी मल्टीनेशनल थ्रेट्स हैं इन बिजनेस ग्रुप्स के लिए। सो ये बिजनेस ग्रुप्स यूजुअली अब ऐसा भी देखने में आ रहा है कि ये दूसरी
कंट्रीज में जाके एज अ मल्टीनेशनल खुद परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे जाके बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे इनका कैप्चर कर रहे हैं। लाइक इंडिया के बहुत सारे बिजनेस ग्रुप जो स्टील का बिजनेस और आयरन का बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने रशिया में और रशियन स्टेट लाइक पोलैंड, जो पुरानी उसके नेबर्स में पोलैंड, लिथुआनिया और इस तरह की जो स्टेट्स थी, यूक्रेन वगैरह, वहाँ पे अपने बिजनेसेस को एस्टेब्लिश किया और वहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को ये थ्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं। देन हमने बात की कि न्यू ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो कि दुनिया में पहले तो देखने में नहीं आ रहे थे, अब देखने में आ रहे हैं। जैसे कि टाटा की हमने बात की, टाटा के अंडर बहुत सारी कंपनीज जो कि फॉरेन कंपनीज हैं वो आ गई हैं, वो एक्वायर कर लिया उसने। अब देन आर्सेलिक वाइट गुड्स जो कि वहाँ की कंपनी है टर्की की, वो हमने देखा कि यूरोप में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मैक्सिको के बहुत सारे ब्रांड्स और साउथ अफ्रीका की ब्रेवरीज वो जा रही हैं ग्लोबल लेवल पे, अपने लोकल मार्केट से निकल के compete कर रही हैं। देन फार्मास्यूटिकल में हिकमा फार्मास्यूटिकल, वो देखने में आ रहा है कि वो यूरोप और लैटिन अमेरिका में जेनेरिक ड्रग्स के वाले से बहुत पॉपुलर होती जा रही है, हाई क्वालिटी ड्रग्स की वो प्रोडक्शन कर रही है। देन हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन के एडवांटेज की बात की, उस पर डिस्कशन हमने की, एलाबोरेटली उस पर बात की थी हमने कि कंट्री ऑफ ओरिजिन ये है कि जिस कंट्री में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, वो कंट्री उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कहलाता है। और अगर वो कंट्री बहुत फेमस है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन, अपनी कैपेबिलिटीज, अपने उस प्रोडक्शन फैसिलिटीज के हवाले से वो कंट्री फेमस है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट क्रिएट होगा जो कि पॉजिटिव होगा। अगर कंट्री किसी वाले से नेगेटिव है तो कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट नेगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो उसको हाईलाइट करते हैं। जैसे कि आप हाफिज जो सोन हलवा सेल करते हैं वो कहते हैं कि मुल्तानी सोन हलवा है, पहलवान रेवड़ी वाले कहते हैं कि चकवाल की है। सिमिलरली लोनाइडस आइसक्रीम, लोनाइडस चॉकलेट के पैकेजिंग पर देखें तो वो बेल्जियन चॉकलेट की बात करते हैं। स्टेला जो है बियर है वो बेल्जियन ओरिजिन की बात करता है। फरारी इटालियन टेक्नोलॉजी की बात करती है। मर्सिडीज बेंज और BMW, वॉक्सवैगन, ओडी, पोर्श ये जर्मन टेक्नोलॉजी और जर्मन इंजीनियरिंग के एंडोर्स करती हैं। सो पॉजिटिव अगर पॉपुलर है कंट्री फॉर सम इट्स एट्रीब्यूट्स लाइक इंजीनियरिंग, टेस्ट, स्पाइसेस, एनीथिंग, आप उसको अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए, उसको प्रोडक्ट के ब्रांड इमेज के लिए यूज कर सकते हैं और बहुत सारी कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज इसको यूज करती हैं। पर्शियन कारपेट्स हैं, जो ईरानी कारपेट्स हैं, वो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन को यूज करती हैं। वाइन जो फ्रांस में बनती हैं वो कंट्री ऑफ ओरिजिन को यूज करती हैं। परफ्यूम्स जो फ्रांस के कंट्री ऑफ ओरिजिन को यूज करती हैं। स्वीडन का वो अपने स्वीडन के कंट्री ऑफ ओरिजिन को यूज करता है। अब यहाँ पे एक मसला भी, कंट्री ऑफ ओरिजिन को यूज करने से रिलेटेड एक चैलेंज भी कंपनीज को फेस करना पड़ता है और वो चैलेंज है एथनोसेंट्रिज्म का। एथनोसेंट्रिज्म हमने डिस्कस किया था कि एथनोसेंट्रिज्म ये है कि थिंकिंग के अगर आप अपने कंट्री की प्रोडक्ट नहीं बाय करते तो आप लॉयल नहीं है कंट्री से, पेट्रोटिक नहीं है। किसी फॉरेन प्रोडक्ट को बाय करना ये आपके कंट्री के लिए नुकसानदेह है, जॉब्स का लॉस होगा। फॉरेन प्रोडक्ट को बाय करना नुकसानदेह है इन टर्म्स के आपका लॉस होगा, फंड्स का, पैसे का भी लॉस है। दूसरा ये मॉरली अनएथिकल है कि आप किसी और की बाय करें प्रोडक्ट, अपनी बाय ना करें। सो हाईली एथनोसेंट्रिक लोग अपने कंट्री की प्रोडक्ट बाय करते हैं, जैसे कि USA के लोग हैं हाईली एथनोसेंट्रिक पेट्रोटिक लोग हैं, वो जापानीज गाड़ियां नहीं बाय करेंगे, वो अपनी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां जो कि USA की है उनको प्रेफर करेंगे। हमारे कंट्री पाकिस्तान में एथनोसेंट्रिज्म लो है, हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को हाई क्वालिटी कंसिडर करते हैं। आप घड़ियां अगर पहनना पसंद करते हैं तो स्विट्जरलैंड की या जापानीज घड़ियां आप लाइक करते हैं। आप गाड़ियां भी, कार्स भी, ऑटोमोबाइल्स भी बाहर की परचेज करते हैं, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड या पाकिस्तान के ब्रांड्स आप लाइक नहीं करते और ना ही कभी बाय करेंगे। सो पाकिस्तान के सिटीजन सारे लो एथनोसेंट्रिक हैं और वो ऑब्जेक्टिविटी पे बिलीव करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स बाय करेंगे जो कि हाई क्वालिटी हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन ओरिजिन, इंस्टेड ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन पैट्रियोटिज्म, आप बाय करते हैं बेस्ड ऑन क्वालिटी। सो प्रोडक्शन साइड की हमने डिस्कस की थी कि कंट्री कहाँ पे प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट्स। हमने उस पर यह कहा था कि अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट के लिए, उसके ब्रांड के लिए, तो इट इज़ बेटर कि आप प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करें जहाँ जिस कंट्री ऑफ ओरिजिन उसको फ़ायदा दे सकता है, जो उसके लिए वैल्यूएबल है। इसके साथ हमने डिस्कशन अपनी ख़त्म की थी। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, दैट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च। हम ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर बात करेंगे कि आप ग्लोबली कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ग्लोबली बिजनेस करने जा रहे हैं, तो रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है, रिसर्च होता क्या है, कैसे की जाती है, ये सारी थिंग्स हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च में। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च प्रोसेस। आप जो 4 स्टेप्स हैं रिसर्च के, और समटाइम्स बाकी टेक्स्ट में किसी और बुक में आप डिफरेंट देखेंगे स्टेप्स, लेकिन यूजली होते ऐसे ही हैं जैसे कि हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द चैलेंजेस पोज्ड बाय सेकेंडरी डेटा कलेक्शन एंड यू शुड बी एंड दोज पोज्ड बाय प्राइमरी डेटा कलेक्शन. Then you should be able to note cultural differences in marketing research and explain ways in which market researcher can adjust to them. हम ये देखेंगे सेकेंडरी डेटा कैसे क्या होता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसका क्या फ़ायदा है और उसके क्या नुकसान है। ये सारी चीज़ें हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम कल्चरल डिफरेंसेस को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये हमारे लिए रिसर्च को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस हमारी रिसर्च की कैसे लिमिट कर देंगे हमारी रिसर्च की कैपेबिलिटीज़ को। और देन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ एनालिसिस बाय इन्फ्रेंस टू ग्लोबल मार्केटियर्स। इसके साथ देन यू शुड बी एबल टू नोट ways to monitor global competitors. You should be able to describe problems related to comparability of studies undertaken in different national markets, and you should also be able to list and describe the components of an environmental review, and you should be able to explain the requirements for global marketing information system. ये भी आप डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं। द स्कोप ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च, ये इसमें डिस्कस होगा। देन चैलेंजेस इन प्लानिंग इंटरनेशनल रिसर्च हम डिस्कस करेंगे। देन द रिसर्च प्रोसेस भी डिस्कस होगा, जिसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। डेटा कलेक्शन हम डिस्कस करेंगे। देन हम कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा देखेंगे, यूटिलाइजिंग सेकेंडरी डेटा कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज है सेकेंडरी डेटा के, एंड प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि सेकेंडरी डेटा के साथ एसोसिएटेड होती हैं। देन हम देखेंगे प्राइमरी डेटा की कलेक्शन या कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, उसके साथ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कैसे डेवलप किए जाते हैं ये हम देखेंगे। प्राइमरी डेटा की कलेक्शन में सैंपल कैसे सिलेक्ट किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा को हम डिस्कस करेंगे, कैसे कलेक्ट करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि सर्वेज का अल्टरनेटिव क्या है। प्राइमरी डेटा यूजुअली हम जो कलेक्ट करते हैं वो सर्वेज की हेल्प से करते हैं, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि अगर हमने उसके अल्टरनेट कोई मेथड यूज करना है तो वो क्या है। देन हम आउटसोर्सिंग एनालिसिस बाय इन्फ्रेंस देखेंगे, एनालिटिकल टेक्निक्स देखेंगे जिसमें डिमांड एनालिसिस, एनालिसिस बाय इन्फ्रेंस वगैरह उसमें इंक्लूडेड होगा। कंपेयरिंग स्टडीज अक्रॉस कल्चर भी हम देखेंगे, स्टडिंग कंपटीशन भी करेंगे, एनवायरमेंटल रिव्यू भी होगा, एंड डेवलपिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इसका चैप्टर का पार्ट होगा। ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में कंसिस्टेड होगा। पार्ट ए आज हम डिस्कस करेंगे और पार्ट बी लेक्चर जो कि हमारा नेक्स्ट होगा उसका पार्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर दिस चैप्टर ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च फॉर्मली। द स्कोप क्या है ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च का? ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च क्या इसका फायदा है, क्यों करनी चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में होंगे जिसका आंसर इस लेक्चर में आपको दिया जाएगा। ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च इज मेंट टू प्रोवाइड एडुकेट डेटा एंड कोजेंट एनालिसिस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑन ग्लोबल स्केल।
आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे उनके हवाले से। आप ये देखेंगे अगर आप किसी कंट्री में सेटल्ड हो रहे हैं तो उसकी जॉब इन्वायरमेंट कैसा है, आप ये देखेंगे वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, वहाँ पे रोड्स हैं या नहीं हैं, कच्चे रोड्स हैं, पक्के रोड्स हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है, महंगाई कितनी ज़्यादा है और या चीज़ें सस्ती हैं, वहाँ पे मौसम कैसा है, उसके अलावा वहाँ के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, फ्रेंडली है या फ्रेंडली नहीं है, फॉरेनर्स को वेलकम करते हैं या फॉरेनर्स को वेलकम नहीं करते, और वहाँ पे आप देखेंगे सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे हैं, आप इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे उस कंट्री की, बहुत सारी चीज़ें आप डाटा गैदर करेंगे। सिमिलरली ये जो ग्लोबल मार्केटिंग फर्म्स होती हैं, ग्लोबल जो फर्म्स होती हैं, ये मल्टीनेशनल होती हैं, वो किसी कंट्री में जाएंगी तो वो इन्फॉर्मेशन के बगैर नहीं जाएंगी, वो डेटा कलेक्ट करेंगी। और वो डेटा कैसे कलेक्ट करती हैं, वो थ्रू मार्केटिंग रिसर्च डेटा कलेक्ट करती हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। जो एनालिटिकल रिसर्च टेक्निक्स डोमेस्टिक बिजनेस में आप यूज़ करते हैं, वो सेम टेक्निक्स आप ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है, द की डिफरेंस इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोसेस है। जो ग्लोबल लेवल पे है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है रिसर्च प्रोसेस। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी एडिशनल इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, एडिशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ग्लोबल लेवल पे, जो इंटरनेशनल रिसर्चर को अपने कंसिडर करने चाहिए। कल्चर का वेरिएबल, इकोनॉमिक कंडीशन का वेरिएबल, गवर्नमेंट का वेरिएबल, लीगल जो लॉज हैं उनका वेरिएबल, पॉलिटिक्स का वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल्स वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ग्लोबल मार्केटर्स जो हैं उनको ये भी जज करना है कि हमारा जो डेटा है अक्रॉस द मार्केट, 2 मार्केट्स में या 3 मार्केट्स या जितनी भी मार्केट्स हैं वो किस तरह कंपेयर हम कर सकते हैं, कितना कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरा कितना ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। पाकिस्तान और इंडिया का जो डेटा है जो आपने कलेक्ट किया है वो कैसे कंपेरेबल है, ये भी आपको देखना है। अब इसकी वजह से रिसर्चर मस्ट अप्रोच रिसर्च टास्क विथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उन्हें ये करनी चाहिए। देन उन्हें रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो ये खाली हाथ नहीं होती, इसके लिए आपको पैसा चाहिए। देन आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इंजीनियस होने चाहिए आप, इंजीनियरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू शुड बी वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स। आपको वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करना है, लोगों को ऑब्जर्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजली जो मार्केटियर्स हैं उनको 3 एरियाज हैं जो कि ज़्यादातर वो फोकस में लेकर आते हैं, उसमें मार्केट स्टडीज़ होती हैं। ये वन ऑफ द टास्क जो कि रिसर्चर्स का होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो कि वो फेस करते हैं, वो होता है डिटरमिन करना मार्केट के साइज़ को या कस्टमर्स की नीड्स को। की ऑब्जेक्टिव उनका मार्केट साइज़, कितनी बड़ी मार्केट है, वो कितने लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट परचेज करेंगे। पाकिस्तान में अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है लेडीज़ से रिलेटेड, तो आप ये डिसाइड करेंगे आपकी प्रोडक्ट फीमेल्स कौन से एज ग्रुप से रिलेटेड है। आपने देखा फीमेल 20 to 30 ईयर्स ओल्ड से रिलेटेड है हमारी प्रोडक्ट, वो हमारी कंज्यूम करेंगे। देन आपको देखना है कि पाकिस्तान में आज टुडे कितनी तादाद है, कितनी पॉपुलेशन है 20 से 30 साल ख़वातीन की या फीमेल्स की। सो ये मार्केट स्टडीज़ मार्केट रिसर्चर का काम है। देन कस्टमर नीड्स को आप देखते हैं कि कस्टमर नीड्स क्या है, आज कस्टमर को क्या चाहिए प्रोडक्ट, कस्टमर क्या डिमांड करता है, ये भी मार्केट रिसर्चर फाइंड करेगा। देन आप सेकंड जो करते हैं, जो टास्क होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्चर का, वो इनसाइट होता है, उसको प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू कंपटीशन। अब कंपटीशन कौन सा हो सकता है, डोमेस्टिक या फॉरेन या दोनों हो सकते हैं। बहुत डोमेस्टिक एंड फॉरेन से रिलेटेड उसको डेटा गैदर करना है, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है डेटा को, और जो क्वेश्चन है, जो कन्फ्यूजन्स है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड उसने सोल्यूशन फाइंड करना है। ये मार्केटिंग रिसर्चर, जो ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्चर है, उसका ये भी टास्क होता है, उसको ये चैलेंज भी फेस करना होता है। देन थर्ड चैलेंज जो कि फेस करता है ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्चर इज एनवायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर्स। उसको चाहिए
कि नेशनल एनवायरनमेंट को तो वो स्टडी करे, जो वेरियस इनपुट्स टू नेशनल एनवायरनमेंट है, जो खास तौर पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, फिजिकल, फिजिकल और कल्चरल जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं उनको स्टडी करे। मोर ओवर उसको यही वेरिएबल्स ग्लोबली किसी और कंट्री में जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं या अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ये वहां पे भी इसको स्टडी करना पड़ता है। सो थिंग्स आर नॉट वेरी इजी फॉर ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्चर। उसके लिए थिंग्स काफी डिफिकल्ट होती हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इजी टास्क नहीं होता। अब ये ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च जो है ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी यूज की जा सकती है और करते हैं मैनेजर्स, और टेक्निकल लेवल पे भी होती है। अब स्ट्रेटेजिक लेवल पे कैसे ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च यूज की जा सकती है? आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं, जैसा कि डिसाइडिंग अबाउट व्हाट मार्केट्स टू एंटर, हाउ टू एंटर देम, कैसे कौन सी मार्केट्स में एंटर करना है और कैसे एंटर करना है, लाइक एक्सपोर्टिंग के थ्रू एंटर करना है, उस मार्केट में एंटर होना है, जॉइंट वेंचर के थ्रू एंटर होना है, लाइसेंसिंग के थ्रू एंटर होना है, एंड वेयर टू लोकेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, अपनी ये जो फैक्ट्रीज वगैरह ये कहाँ पे बनाई जाएं, ये स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस हैं जो कि ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू वो इसके आंसर फाइंड करता है। देन टेक्निकल लेवल के डिसीजन से रिलेटेड भी आपको रिसर्च हेल्प करती है, जो कि मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड, प्रोडक्ट किस तरह की बनानी है, उसकी डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, देन प्राइस उसकी डिसाइड करनी है कि उसकी हाई प्राइस रखें या लो प्राइस, उसकी हम अफोर्डेबिलिटी क्या है, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, क्या लोग परचेज कर सकेंगे प्रोडक्ट यानी। देन आप प्रमोशन के लिए वर्क करते हैं, उससे रिलेटेड डाटा गैदर करते हैं कि लोग कौन से टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट क्या है, लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स टीवी चैनल क्या है, लोग किस तरह की एडवर्टीजमेंट को लाइक करते हैं या किस तरह की अपील हमें यूज करनी पड़ेगी। देन आप ये भी देखते हैं कि आउटडोर एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशंस करनी है या हमें स्पॉन्सरशिप करनी है या पर्सनल सेलिंग करनी है, ये टेक्निकल लेवल के डिसीजन। देन आप डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन भी टेक्निकल लेवल के डिसीजन है, वहां पे भी आपको डेटा गैदर करना है और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनको आपने आंसर करना है। लाइक हमारा जो वैल्यू चेन है उसमें कौन से प्लेयर्स इंक्लूड किए जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स, कौन होने चाहिए हमारे वैल्यू चेन के मेंबर्स और कैसे उनकी सपोर्ट हम हासिल कर सकते हैं। ये सारे टेक्निकल लेवल के डिसीजन आपके लिए कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डेटा के हेल्प से ही आप इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जो प्रॉब्लम है इंटरनेशनल मार्केटियर्स के लिए ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च जो करेंगे वो ये है कि देयर आर डिफरेंस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड कंपनी को पता नहीं चलता। फ्रीक्वेंटली उसके साथ ये होता है कि फॉरेन में जो मार्केट्स की उसको नॉलेज होती है वो उसको नहीं होती इतना ज़्यादा अच्छी। और दूसरा इम्पोर्टेंस ग्लोबल मार्केटिंग की तब बढ़ जाती है जब आपको ये आइडिया होता है कि हमें फॉरेन मार्केट के बारे में तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आप ये समझ जाते हैं कि आपको डेटा गैदर करना है इन ऑर्डर टू फाइंड क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फाइंड आंसर टू सेवरल क्वेश्चन। सो वहाँ पे डेटा की इम्पोर्टेंस, मार्केटिंग रिसर्च की इम्पोर्टेंस, ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मार्केटिंग रिसर्च जो है ये आपको गाइड कर सकती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर फॉरेन मार्केट्स। आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं फॉरेन मार्केट से रिलेटेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मार्केटिंग रिसर्च स्टडी कंडक्टेड इन यूनाइटेड स्टेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट में स्टडी कंडक्ट की गई। एक यूनाइटेड स्टेट की फर्म ने इंट्रोड्यूस किया केक इंग्लैंड में, जिसमें उन्होंने कहा कि वेरियस इंग्रेडिएंट्स केक के होंगे लेकिन उसमें आपको एग भी डालना पड़ेगा। अब जो उन्हें यकीन ये था कि इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करना और इस तरह की इक्विपमेंट लॉन्च करना जिसमें एग भी यूज हो उस इंग्रेडिएंट उस केक का, ये हमारा सक्सेसफुल होगा। लेकिन उन्होंने डेटा नहीं गैदर किया, उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं गैदर की, उन्होंने सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू डेटा नहीं कलेक्शन की, और बट उनकी प्रोडक्ट इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। सो आफ्टर द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट उन्हें पता चला कि जो यूरोपियन मार्केट है, खासतौर पर इंग्लैंड में, उस ब्रिटिश मार्केट में प्रेफर किया जाता है केक जो कि टफ है एंड स्पॉन्जी जो केक है, और टी के साथ वो खाया जाता है। यूजुअली वो केक
खाना पसंद करते हैं आफ्टरनून टी के साथ. सो जो होम मेकर्स एग नहीं यूज करते केक के साथ उस केक को बनाते हुए, सो ये मिस्टेक हो गई थी उस मार्केटिंग फर्म के साथ जो ग्लोबली इंग्लैंड में अपनी इंग्रेडिएंट्स अपनी डिफरेंट रेसिपी के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करने की. सिमिलरली एक कंपनी वर्लपूल ने जब लॉन्च करना था ओवन यूके में और यूरोपियन अदर कंट्रीज में, तो उसने पहले डेटा गैदर किया, उसने पता किया कि यूरोपियन किस तरह की ओवन लाइक करते हैं और किस तरह का ओवन वहाँ पे हमारा सेल हो सकता है. उन्होंने फाइंड किया कि जो ओवन गर्म करने के साथ थोड़ा सा टॉप से और बॉटम से कलर ऑफ द प्रोडक्ट अगर केक है उसको बेक करते हुए चेंज करे, दैट वुड बी सक्सेसफुल थिंग. उन्होंने ये इनकॉर्पोरेट की इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और सरप्राइजिंगली एज प्रेडिक्टेड, जैसे कि प्रेडिक्ट कर रहे थे उसके मार्केटियर्स, ये बहुत जल्दी यूरोपियन बेस्ट सेलिंग माइक्रोवेव का स्टेटस उसे मिल गया. प्रोडक्ट ये जो वर्लपूल ने लॉन्च किया मार्केट लीडर के स्टेटस पे चला गया. अब कंपनीज आल्सो यूज रिसर्च टू पोजीशन प्रोडक्ट बेटर इन द फॉरेन मार्केट. अपनी प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करने के लिए, अच्छा इमेज क्रिएट करने के लिए भी रिसर्च को यूज करती हैं. इसमें पेप्सी जो कंपनी थी उसने यूथ मार्केट को टारगेट किया यूरोप में. यूथ मार्केट को टारगेट करते हुए यूरोप में पेप्सी कंपनी ने विद द हेल्प ऑफ रिसर्च ये फाइंड किया कि ये लोग उसको कोला को लाइक करेंगे जिसमें शुगर नहीं होगी, बिकॉज हेल्थ ओरिएंटेड यूथ है, ये मोटे नहीं होने चाहते, अपने आप को स्मार्ट रखना चाहते हैं. सो ये वो कोला लाइक करेंगे जो कि जिसमें शुगर नहीं होगी. बट उन्होंने फाइंड किया कि जो मेल सेगमेंट है इसका, वो दे हैव एडवर्स एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइट कोला. सो उन्होंने कहा हम इसको डाइट कोला नहीं कहेंगे. दे केम अप विद अ डिफरेंट नेम, दैट इज पेप्सी मैक्स. पेप्सी मैक्स के साथ वो लॉन्च किया उन्होंने, और जब लॉन्च किया उस प्रोडक्ट को उन्होंने एक तो बताया कि 0 शुगर ये कोला है, देन उसको ब्रांड इमेज ये दिया कि ये इट इज़ रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक एडवेंचर, एक्सट्रीम स्पोर्ट और इस तरह की चीज़ जो कि यंगस्टर्स लाइक करते हैं. और ये पेप्सी यूरोप में इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स, ये पेप्सी मैक्स का यूरोप में सेल हो रहा है. सो हमने देखा कि स्कोप ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी कंपनीज के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ग्लोबल मार्केटिंग की हेल्प से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किसी भी कंट्री में जो कि फॉरेन कंट्री में लॉन्च करने जा रहे हैं वो लॉन्च करें. देन बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन प्लानिंग इंटरनेशनल रिसर्च जो कि कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं, ग्लोबल मार्केटियर्स को फेस करने पड़ते हैं जब वो ग्लोबल रिसर्च करने जाते हैं. सबसे पहला चैलेंज जो कि ग्लोबल मार्केटियर्स फेस करते हैं, ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्चर फेस करते हैं, वो ये है कि कौन से वेरिएबल्स के बारे में रिसर्च की जाए. जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो इससे मतलब है कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में रिसर्च की जाए. एज, इनकम, कस्टमर्स, नीड, वांट, डिमांड, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, जो फैक्टर है, सेल्स, ये सारी चीज़ें, प्रॉफिट कितना होगा हमारा, ये आपके वेरिएबल कहलाते हैं. एक तो ये तो पहले डिसाइड करना है वेरिएबल क्या है, कौन से ऐसे वेरिएबल है अबाउट विच वी हैव टू डू रिसर्च. देन और भी बहुत सारे चैलेंजेस को इंटरनेशनल मार्केटियर्स फेस कर रहा होता है, जैसे कि डोमेस्टिक रिसर्च में तो आपको पता है एक कंट्री से हमारा वास्ता पड़ता है, बट इंटरनेशनल रिसर्च में आपको मोर देन वन कंट्री से डील करना पड़ता है, डेटा बहुत सारी जगहों से गैदर करना पड़ता है. रिसर्च डिज़ाइन वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज कंपनी के जो रिसर्चर होते हैं उन्हें टारगेट मार्केट को डिफाइन करना होता है. दे मस्ट चूज कंट्रीज और सेगमेंट्स टू रिसर्च. उन्हें कंट्रीज सिलेक्ट करने हैं और सेगमेंट सिलेक्ट करने हैं कि किस में उन्होंने रिसर्च करनी है. जो इनिशियल स्टेप है वो रिसर्च प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेट बना देता है. वो ये है कि आपके पास सेकेंडरी डेटा लिमिटेड होता है, आपके पास पहले से पब्लिश डेटा बहुत लिमिटेड होता है. अगर आपके पास एप्रोप्रिएट सेकेंडरी डेटा अवेलेबल भी हो, आपके लिए ये डिफिकल्ट होगा कि उसको कैसे लोकेट किया जाए और उसको कैसे एक्वायर किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में डेटा गैदर करना चाहें, सो डेटा
आपको मिल जाएगा जो कि मर्दमशुमारी की थी, सेंसस जो हुआ था उससे डेटा मिल जाएगा, बट एक्यूरेसी ऑफ द डेटा दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. सिमिलरली गेटिंग दैट डेटा, उसको लेना फ्रॉम द अथॉरिटीज, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. सो उसकी ऑथेंटिसिटी भी एक प्रॉब्लम होगी, वो आउटडेटेड होगा डेटा. सो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो इंटरनेशनल मार्केटियर्स को फेस करनी पड़ती हैं सेकेंडरी डेटा के हवाले से. 10 रिसर्चर्स जो हैं दे आर फोर्स्ड टू either spend considerable resources finding such data, or they accept the secondary data which is limited, that is not easily available to them. बहुत सारे कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा काफ़ी ज़्यादा होती है. सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा में पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है. सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले से कलेक्टेड होता है, किसी और फर्म ने, किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया होता है, और वो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड भी होता है. आप वो कलेक्टेड डेटा जो है उसको सेकेंडरी डेटा कहेंगे, वो पहले किसी ने कलेक्ट किया हुआ है. प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो कि फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड नहीं है. सेकेंडरी डेटा सेकंड हैंड होता है, प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड होता है, जो आप खुद कलेक्ट करेंगे. उसके लिए आप खुद बाहर जाएंगे और लोगों से क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, आप खुद डेटा जो कलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. अब प्राइमरी डेटा के हवाले से भी कंपनीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं. एक तो ये कि हायर इसकी कॉस्ट होती है, देन पर्टिकुलरली ये डेवलपिंग कंट्रीज में कलेक्शन इसकी थोड़ी सी टफ होती है. लोग आपको आंसर नहीं करते क्वेश्चन के, इंटरव्यूज नहीं देते. इसका नतीजा ये निकलता है कि रिसर्चर्स को ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट करना पड़ते हैं बिटवीन नीड फॉर मोर एक्यूरेट डेटा एंड लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल टू अकम्प्लिश द टास्क. या तो आपको एक्यूरेसी चाहिए या फिर यू हैव टू अकोमोडेट योर लिमिटेड रिसोर्सेज. अब कंपैरिजन हम देखते हैं ऑफ रिसर्च रिजल्ट फ्रॉम वन नेशनल स्टडी टू अनदर इज हिंडर्ड बाय सेवरल अदर फैक्टर्स. वो कौन से हैं? डिफिकल्टी ऑफ इस्टेब्लिश कंपेरेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस अमंग वेरियस रिसर्च डेटा. हमने जो डेटा गैदर किया इंग्लैंड में और जो डेटा है पाकिस्तान का, वो कंपेरेबल उसको करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज इंग्लैंड का सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वेरी डिफरेंट एंड पाकिस्तान का सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंग्लैंड से बहुत डिफरेंट है. डेफिनेशन ऑफ होम मेकर्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इनकम, कस्टमर्स, ये वाइडली डिफर करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यूरोप में भी डिफर करती हैं जो कि एक ही इलाका है. एजुकेशनल जो लेवल है दैट कैन बी यूज टू डिटरमिन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बट एजुकेशनल सिस्टम भी कंट्रीज के बहुत वेरी करते हैं. पाकिस्तान में जो बच्चा कॉलेज जा रहा होता है वो यूके में वो बच्चा उस एज का यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा होता है. सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशनल सिस्टम भी वेरी करते हैं. सो आप कैसे कंपेयर करेंगे डिफरेंट मार्केट्स को बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा? दिस इज द चैलेंज जो कि इंटरनेशनल मार्केटियर्स फेस कर रहे होते हैं. अब कुछ कंट्रीज में जो कि मैरिटल स्टेटस होता है, वो इंफॉर्मेशन अबाउट द मैरिटल स्टेटस एंड हेड ऑफ हस्बैंड वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. जो एग्जांपल हम इसकी देखते हैं, आयरलैंड में सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, दैट इज सिंगल, मैरिड और विडोड. बट लैटिन अमेरिका में कैटेगरीज इससे ज्यादा हैं. सिंगल, मैरिड, विडोड के साथ कोहैबिटेड जो लोग हैं, एक ही घर में रहते हैं या एक ही कमरे में रहते हैं, उनको भी मैरिटल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है. सो ये जो डेमोग्राफिक डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लीगल डिफरेंसेस हैं, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, सोशल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ये चैलेंजिंग बना देते हैं मार्केटिंग रिसर्च को फॉर द मार्केटियर्स एंड फॉर द ग्लोबल रिसर्चर्स. नाउ लेट्स सी कि टेक्निक्स ऑफ रिसर्च क्या है, रिसर्च प्रोसेस क्या है, कैसे की जाती है रिसर्च, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ये हमारा मेन टॉपिक होगा ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च का. जो हमने डिस्कस करना है, हमने जो सीखना है वो यही है कि रिसर्च प्रोसेस क्या है, कैसे रिसर्च की जाती है. एक तो ये कि जो अब आप इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग रिसर्च कर रहे होते हैं वो कम्प्लेक्स हो जाती है, ये रिसर्च टास्क बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है. बट द बेसिक अप्रोच जो है डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च की वो
ऑलमोस्ट सेम ही है। इधर आप जो है ना लेवल पे डोमेस्टिक इंटरनेशनल पे ये 4 स्टेप्स ही यूज़ करेंगे, जो कि हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, determination of the source of information, collection and analysis of the data from primary and secondary sources, analysis of the data and presentation of the result। ये all countries में, all cultures में और almost ये same process होता है, कोई different process पाकिस्तान के लिए नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू UK, USA, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे। हर कंट्री में ये 4 स्टेप्स ही यूज़ किए जाते हैं और ये सीक्वेंस में होते हैं। आपको स्टेप नंबर 1 से 4 तक इन सीक्वेंस जाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4th स्टेप पहले हो जाए या 3rd स्टेप 2 से पहले हो जाए। आपको स्टार्ट करना है विद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन से आपने स्टार्ट करना है। सो प्रॉब्लम डेफिनेशन या एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये कैसे किया जाता है। इन एनी मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आप करते हैं वो डिफाइन द प्रॉब्लम होती है एंड उसके बाद डिटरमिन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड, क्या आपको चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है ये सेवरल मंथ्स का होता है, सेवरल वीक्स का होता है। समटाइम्स आपको प्रॉब्लम पता चल जाती है, समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द प्रॉब्लम कि तो प्रॉब्लम है क्या हमारी एक्चुअल थिंग है जिससे रिलेटेड हमें डेटा गैदर करना है। इवेंचुअली इट इवेंचुअली डिटरमिन्स द चॉइस ऑफ मेथडोलॉजीज। ये बाद में डिटरमिन करता है आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन की क्या मेथडोलॉजीज होंगी, किस टाइप के लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और कितना टाइम में आपको ये रिसर्च कंडक्ट करनी है। ये सारी आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन से रिलेटेड होगा। अगर आपके प्रोडक्ट की सेल्स डिक्रीज हो रही हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी सेल्स डिक्रीज होना, बट दैट कुड बी जस्ट सिम्टम। प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है, उसके पीछे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उस कंट्री के कस्टमर का एटीट्यूड वो टुवर्ड्स फॉरेन प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि कितनी सेल्स डिक्रीज हुई, क्या हो रहा है, आपको ये फाइंड करना है कि कस्टमर का एटीट्यूड क्या है, कस्टमर का एटीट्यूड चेंज कैसे किया जा सकता है, कस्टमर के एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या हैं। सो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग सेल्स, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डेटा अबाउट सेल्स, आपको कस्टमर एटीट्यूड के बारे में डेटा फाइंड करना है, उसके क्वेश्चंस डेवलप करने हैं, उससे रिलेटेड रिसर्च आपको करनी है। So doing research is not a straightforward thing, it is a complex thing। आपको स्टार्ट ही प्रॉब्लम डेफिनेशन से करना है और प्रॉब्लम डेफिनेशन भी इजी टास्क नहीं है। आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रही किसी कंट्री में तो आप मे भी सोचें कि हमारी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, जबकि हो सकता है कि कस्टमर की पर्सनैलिटी आपने नहीं देखी, कस्टमर की पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम हो, वो उसकी पर्सनैलिटी का कोई इशू हो सकता है, या आपके एडवर्टीजमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, या आपकी प्राइस में हो सकता है कोई प्रॉब्लम, या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सो फाइंडिंग द प्रॉब्लम या उसको डिफाइन करना, दैट इज़ वन चैलेंजिंग टास्क। ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है, इस पे काम करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब मार्केटिंग प्रॉब्लम्स ये कंट्री टू कंट्री और कल्चर टू कल्चर डिफर करती हैं, ये सेम नहीं होती। अब ये डिफरेंसेस क्यों हो सकते हैं, ये ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के हो सकते हैं, लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हो सकते हैं ये डिफरेंसेस मार्केटिंग प्रॉब्लम्स में। देन आपके कल्चरल फोर्सेस की बेस पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, या कंपैटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बेस पे, या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बेस पे ये मार्केटिंग प्रॉब्लम्स के डिफरेंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाईसाइकिल डेवलप कंट्रीज में ये समझ ही जा सकती है कि ये कम्पीट कर रही हैं विद रिक्रिएशनल गुड्स जो कि तफरी के लिए आप यूज़ करते हैं, सच एज जो स्कीइंग के लिए आप यूज़ करते हैं वो स्कीइंग का इक्विपमेंट, बेसबॉल के ग्लव्स, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, ये बाईसाइकिल उसका एक कंपेटिटर कंसिडर की जा सकती है। बट डेवलपिंग कंट्री में हाउएवर ये बेसिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है और हैंस ये इसकी कंपटीशन में स्मॉल कार्स होंगी, बहुत सारे स्कूटर्स होंगे, मोटरसाइकिल्स होंगे। सो अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें ट्रांसपोर्ट के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ में एज ए एक्सरसाइज इक्विपमेंट बाईसाइकिल यूज़ की जा सकती है। सो ग्लोबल फर्म जो है वो मे बी समटाइम्स
it could fail to understand why growth in bicycle was declining in Malaysia, and if it asks questions only about the consumers purchase and use of their recreational products. So इसको बहुत deeply understand करना है, बहुत thoroughly इसको understand करना है, then you may be able to find problems related to your actual जो कि आप फेस कर रहे हैं स्टडी में प्रॉब्लम. So properly developing research questions is one of the important task. इसमें दो आप अप्रोचेस यूज कर सकते हैं जो प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में है. एक तो एटिक अप्रोच है, दूसरा एमिक अप्रोच है. एटिक अप्रोच क्या है? हेयर यू अज्यूम्स दैट के रिसर्च क्वेश्चन इन वन कल्चर कैन बी यूज्ड इन अनदर कल्चर. अब ये जो है दिस अप्रोच अलाउज फॉर कंपैरिजन अक्रॉस कंट्रीज बट कुड मिस कल्चरल डिफरेंसेस. आपसे पहले भी डिस्कस की जा चुकी है कि कल्चर टू कल्चर डिफरेंसेस हैं. एक कंट्री में जो आप रिसर्च क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं वो दूसरे कंट्री में एज इट इज यूज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और आप बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस को मिस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डच लोग वो या हॉलैंड नीदरलैंड के लोग दे मे बी वेरी कंफर्टेबल इन आंसरिंग थिंग्स रिलेटेड टू सेक्स बट दे मे नॉट बी वेरी कंफर्टेबल इन आंसरिंग थिंग्स रिलेटेड टू देयर इनकम. सिमिलरली जो बेल्जियम के में लोग हैं वो भी इनकम से, पर्सनल इनकम से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन आंसर करना लाइक करते, लेकिन वो किसी और फैक्टर के बारे में लाइक करना आंसर करना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक कल्चर में हम कर सकते हैं और दूसरे कल्चर में हम नहीं कर सकते. सो कल्चरल डिफरेंसेस को यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. Amic approach क्या है? It assumes के cultures are so different that each requires a separate research study to capture the local context relative to each country's frame of reference. Now this is a very good approach to do research कि हर country के लिए एक separate study की जाए. But अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम ये है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ेगा, और एक प्रॉब्लम हो रहा है कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा होगी, पैसा इस पर ज़्यादा खर्च होगा. सो यू हैव टू सी कि इसमें क्या करना चाहिए. आइदर गो विद एटिक अप्रोच जो कि थोड़ी सी रिस्की है, और गो विद एमिक अप्रोच जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है. बट एमिक अप्रोच पे आपका डेटा जो गैदर होगा बहुत रिलायबल होगा. डेटा उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, और वैलिडिटी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा होगी. सो इन माय ओपिनियन अगर आपके पास फंड है, फॉरेन कंपनी के पास फंड है, उसके पास कैश है, पैसा है, तो इट शुड गो विद एमिक अप्रोच. नो सेकंड स्टेप, जब आपका प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, सेकंड स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा जो है दैट इज द सेकंड स्टेप. उसमें आप देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कहाँ से रिसर्चर कलेक्ट कर सकता है डेटा. जब डेटा होगा तो तब उसका एनालिसिस होगा. इसमें दो सोर्सेज हैं. एक प्राइमरी डेटा है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि डेटा कलेक्टेड स्पेसिफिकली फॉर अ रिसर्च असाइनमेंट, जो कि स्पेसिफिकली जो आपको प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो डेटा आप गैदर करते हैं उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं. ये सेकंड हैंड डेटा नहीं होता, ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है जो आप ही कलेक्ट करोगे और आपके प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है. सेकेंडरी डेटा इट रेफर्स टू प्रीवियसली कलेक्टेड एंड अवेलेबल डेटा. ये पहले किसी और ने अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा गैदर किया था और ये आपसे रिलेटेड है, आप के काम का है. जैसे कि मर्दमशुमारी या सेंसस का डेटा है वो किसी और आपके कंट्री में कलेक्ट हुआ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं. इंटरनेट पे बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, बहुत सारी थिंग्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वो डेटा आपसे रिलेटेड होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं. वो सेकेंडरी डेटा उसको हम कहते हैं. समटाइम्स आप जो रिसर्च स्टडी करते हैं वो पहले कलेक्शन आप करते हैं सेकेंडरी डेटा की, एंड देन आप प्राइमरी डेटा की कलेक्शन करके अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आप करते हैं. कॉस्ट जो है हाइयर होती है फॉर रिसर्च जो कि बेस होती है ऑन प्राइमरी डेटा. प्राइमरी क्योंकि आप कलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट हायर होगी, आपको खुद निकलना पड़ेगा या आपके स्टाफ को निकलना पड़ेगा, वो लोगों से जाके क्वेश्चनर्स फिल करवाएंगे. सो उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है और उस पर एक्सपेंस आपका ज़्यादा आता है. सेकेंडरी डेटा पहले से कलेक्टेड डेटा होता है, वो आप जस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती. सेकेंडरी डेटा को ऑफन
आप डेस्क रिसर्च भी कहते हैं, लाइब्रेरी रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डाटा यूजुअली इंटरनेट लाइब्रेरीज वगैरह में आपको अवेलेबल होता है, आप वहां से उसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब बोथ रिप्रेजेंट चैलेंजेस टू ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्चर्स, दोनों के चैलेंजेस हैं, बोथ ऑफ देम की अपनी लिमिटेशंस, अपने बेनिफिट्स हैं। सेकेंडरी डाटा के अपने बेनिफिट्स हैं और प्राइमरी डाटा के अपने बेनिफिट्स और प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। सेकेंडरी सोर्स जो डाटा का है, इसमें गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस भी आ जाती हैं, ट्रेड जर्नल्स भी आ जाते हैं, डेटा इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जो है या सर्विस एस्टेब्लिशमेंट्स के पास है, जैसे बैंक्स के पास है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास है, मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज के पास जो डेटा है, ये सारा सेकेंडरी डेटा होता है। ये उन कंपनीज या उन एजेंसीज ने खुद कलेक्ट किया होता है, आप उनसे जाके वो ले सकते हैं। समटाइम्स आपको पे करना पड़ता है फॉर दैट डेटा, जो कि आप पे करेंगे तो आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। Let's talk about secondary data in detail. Collection and analysis of secondary data should be done before primary data collection. ये बहुत important है कि आप collection इसकी primary data से पहले करें। ऐसा ना हो कि आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर लें और बाद में आपको पता चले कि जो डेटा आप कलेक्ट करने किया है आपने, वो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें आपके कॉस्ट जो आपने इनकर की वो सारा वेस्ट ऑफ मनी होगा, ज़ाया हो जाएगा। सो बिफोर यू डू प्राइमरी रिसर्च, try to find answer to your research question from already gathered data जो कि पहले से available है in several sources, जो कि हम several जो एजेंसीज के पास है, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके ले लें। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या क्या है, हम ये देख लेते हैं। थोड़े बहुत तो हमने डिस्कस किए। गुड अप्रोच जो है टू लोकेटिंग सेकेंडरी सोर्सेज इज टू आस्क योरसेल्फ हु वुड नो अबाउट मोस्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक मार्केट। आप क्वेश्चन करें अपने आप से कि सबसे ज्यादा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक मार्केट में कौन जानता होगा, उसके किसको इन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोकेट करना चाहते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, जो फाइबर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, टायर्स में यूज़ करते हैं, इन यूरोप आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, तो कहाँ पे आप जाएं, किससे बात करें, किससे कलेक्ट करें। सो ये एक चैलेंज होगा। अब क्या सजेस्ट करते हैं कि हम मार्केटियर्स या स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं कि यू माइट कंसिडर आस्किंग एडिटर ऑफ ट्रेड मैगजीन्स ऑन टायर इंडस्ट्री। आप किसी मैगजीन जो कि राइटर है टायर इंडस्ट्री का, उसके पास जाएं, उससे पूछें ये क्वेश्चन कि फाइबर्स जो टायर्स में यूज़ होती हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। या आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का है, उसके पास चले जाएं, उससे आप राब्ता करें, हो सकता है वो आपको इन्फॉर्मेशन बता दे कि कहाँ पे अवेलेबल है इस आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसके अलावा आप जो कंपनी की लाइब्रेरियाँ हैं उसके पास लाइब्रेरियों में जा सकते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे आपके जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका डेटा वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जो बिजनेस है उनकी अपनी लाइब्रेरीज जो होती हैं, उनके पास सम टाइप ऑफ डायरेक्टरी होती है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की। आप वो डायरेक्टरी एक्सेस करें तो वो आपको हेल्प कर सकती है इन फाइंडिंग कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ पे आपको मिल सकते हैं। सम ऑनलाइन डेटा सोर्सेज भी हैं जो कि आपको डेटा सेल कर सकते हैं। आप अगर आपके पास कुछ फंड्स हैं आप उनको दें, दे कैन सेल यू डेटा, जैसे कि डेटा स्ट्रीम इंटरनेशनल है, टेक्स्ट लाइन है, डन स्प्रिंट है, हार्वेस्ट मार्केटिंग रिसर्च है और ABI इन्फॉर्म्स हैं। ये कुछ फर्म्स हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं जो डेटा कलेक्ट करती हैं, देन बाद में वो एज अ सेकेंडरी डेटा सेल करती हैं कंपनीज को। ये बिल्कुल इनप्रैक्टिकल होगा कि आप सारे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा को लिस्ट कर लें जो कि आपके पास इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं, बट दे इंक्लूड वेब सर्च इंजन्स। इसके अलावा बैंक्स हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, फॉरेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं विद फॉरेन इंफॉर्मेशन सेक्शंस, फॉरेन मैगजीन्स हैं, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स हैं, सिक्योरिटी ब्रोकर्स हैं एंड स्टेट डेवलपमेंट ऑफिस हैं इन फॉरेन कंट्रीज। ये आपके लिए प्रैक्टिकल होगा कि आप इन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को कांटेक्ट करें और वहाँ से सेकेंडरी डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इनके पास सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड होगा
इन्होंने अपने लाइब्रेरीज में रखा होगा, इनके पास डेटा होता है, यूजुअली इनको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा चाहिए होता है. सो यू कैन कॉन्टेक्ट देम एंड आस्क देम, अगर आप इंटरनेशनल रिसर्च कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, कि आपको सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड कर दें. एक और जो सोर्स ऑफ गुड सेकेंडरी डेटा है वो मार्केटर्स के लिए इंटरनेट है. इंटरनेट से आपको कस्टमर के कमेंट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे. फेसबुक पर अगर आप देखें प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड आपको कमेंट्स ऑनलाइन नज़र आ जाते हैं. किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड आप क्या करें, इस वाले से आप मॉनिटर करें चैट रूम्स को, फेसबुक को मॉनिटर करें, न्यूज़ ग्रुप्स को मॉनिटर करें और एनालाइज करें उनको कमेंट्स का. लर्न अबाउट कस्टमर एंड व्हाट योर कंपेटिटर्स आर थिंकिंग. अब ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. इसके अलावा आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा बहुत सारी ब्रांड कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, एंटी ब्रांड कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं. वो सारी इंफॉर्मेशन आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले सकते हैं. अब आपको करना क्या है, आपने अगर आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा नहीं आपको लोकेट हो रहा, आपने किसी और रिसर्चर की हेल्प ले लेनी है. उससे फाइंड करना है कि यार सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कि कहाँ पे हैं, कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ से वेयर आई कैन फाइंड सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी डेटा. दे कैन हेल्प यू. बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज होती हैं, जैसे पाकिस्तान में AC नेल्सन है, गैलप है, ये आपको सेकेंडरी डेटा सेल कर सकते हैं. ये खुद रिसर्च करते हैं, कलेक्शन करते हैं, आप उनसे सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं. बट दे विल चार्ज यू मनी, दे विल चार्ज यू अ फी फॉर सेलिंग दैट डेटा. लेकिन वो बहुत नॉमिनल होगी एज कम्पेयर टू you going yourself and collecting the data. कुछ सेकेंडरी डेटा के साथ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. अब वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि सेकेंडरी डेटा की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देती हैं. अब जो एसोसिएटेड है सेकेंडरी डेटा के साथ प्रॉब्लम, उनमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं. एक तो ये है कि मे बी कि डेटा अवेलेबल ही ना हो, डेटा मौजूद ही ना हो, सेकेंडरी डेटा अवेलेबल ही ना हो और आप सर्च करते रहें, आपका टाइम उस पर लगेगा. देन अनसर्टेनिटी अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा. आपको ये आइडिया नहीं होता कि कितना एक्यूरेट है, इसको कलेक्ट जिसने किया उसने कोई मिस्टेक तो नहीं की. अब ये एक अनसर्टेनिटी होती है. अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे तो यू नो कि कितनी अच्छी आपने स्किल्स यूज़ की, कितनी अच्छी आपने टेक्निक्स यूज़ की टू कलेक्ट दैट डेटा. लेकिन सेकेंडरी डेटा के बारे में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते कि ये डेटा कलेक्ट करने वाला कितना विजिलेंट था, उसने कितनी मेच्योरिटी शो की है और कितनी उसने स्किल्स अपनी यूज़ की, कितनी एक्सपर्टीज उसने यूज़ की हैं टू कलेक्ट दैट डेटा. एक और जो प्रॉब्लम है वो ये कि लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी ऑफ द डेटा. वो भी है कि आप ये कंपेयर नहीं कर सकते फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, क्योंकि सेकेंडरी डेटा समटाइम्स एक कंट्री में तो आपको मिल जाएगा कस्टमर के एटीट्यूड का, अबाउट हाउ पीपल थिंक अबाउट वाचिंग मूवीज ऑन सैटरडे. ये आप यूके का तो डेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन व्हाट पीपल थिंक अबाउट वाचिंग मूवीज ऑन सैटरडे मे बी पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, या अगर अवेलेबल भी है तो उन दोनों सेकेंडरी डेटा के पीछे जो एटीट्यूड के पीछे रीजंस हैं वो में भी उसके बारे में डेटा अवेलेबल ना हो. सो एक कोर प्रॉब्लम जो इसके साथ है, क्वेश्चनेबल टाइमलीनेस ऑफ सम डेटा है कि ये कितना न्यू है डेटा. समटाइम्स अगर वो डेटा 10 साल पुराना है तो उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं होगी. बहुत सारी चीज़ें 10 साल में चेंज हो जाती हैं. सो आपको अगेन ज़रूरत होगी कि आप नया डेटा, फ्रेश डेटा गैदर करें. अगर आज आप ये पूछना चाहें कस्टमर का व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज़ दे लाइक, और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है पाकिस्तान में कि मूवीज़ या पंजाबी मूवीज़ लाइक करते हैं पाकिस्तानी सिटीज़न, तो इसका अगर वो डेटा 10 साल पुराना है तो ये प्रॉब्लम है. बिकॉज 10 साल में बहुत सारे एटीट्यूड लोगों के चेंज हुए हैं. अब पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ भी थिएटर्स में, सिनेमाज में देखी जा सकती हैं. सो आज अगर आप क्वेश्चन करें कि पाकिस्तान कौन सी मूवीज़ लाइक करते हैं तो मे बी आपको आंसर काफ़ी डिफरेंट मिले. सो टाइमलीनेस ऑफ द डेटा इज़ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. इन सम केसेस नो डेटा हैव बीन कलेक्टेड. ये भी होता है कि कुछ केसेस में डेटा अवेलेबल ही नहीं होता, कलेक्टेड ही नहीं होता. फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज के पास बहुत थोड़ा डेटा है अबाउट कितने उनके पास रिटेलर्स हैं, कितने होलसेलर्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स उस कंट्री में काम कर रहे हैं. वो इस इंटरेस्ट ही नहीं होता उनका, ना ही उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो डेटा गैदर करें. जैसे कि एथोपिया है, चाड है, कीनिया है, जो कि अफ्रीका के कंट्रीज हैं, उनके पास पॉपुलेशन के भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि बहुत सारे
सालों से उन्हें ये डेटा भी गैदर नहीं किया कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। सो ये एक भी प्रॉब्लम है, सेकेंडरी डेटा आपको समटाइम्स मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, अवेलेबल होता ही नहीं है। सो आप मार्केट रिसर्चर जो है, ग्लोबल मार्केट रिसर्चर, वो बहुत उसके लिए लिमिटेड हो जाता है कि वो किसी जगह से सेकेंडरी डेटा ले, उसके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं। क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी डेफिनेटली वेरिएबल होती हैं। एक जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स हैं और यूके गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल जर्मनी ने रिपोर्ट किया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 0.5% जुलाई में 1993 में इंक्रीज की, बट लेटर उन्होंने ये फिगर रिवाइज की और रिपोर्ट किया कि प्रोडक्शन एक्चुअली डिक्लाइन किया था 0.5%। अब ये देखें 100% चेंज इन डेटा आ गई, पहले 0.5% इंक्रीज, देन वो 0.5% डिक्रीज। सो रिलायबिलिटी गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स में भी कम होती है। सो इकोनॉमिस्ट के एक सर्वे में 20 इंटरनेशनल स्टैटिस्टिशियन उन्होंने रेट किया क्वालिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 13 डेवलप्ड कंट्रीज ऑन क्राइटेरिया लाइक ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, मेथोडोलॉजी एंड टाइमलीनेस। और लीडिंग कंट्रीज जो थे क्वालिटी ऑफ डेटा में, उनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, फ्रांस, और वर्स्ट जो कंट्रीज थे उनमें बेल्जियम, स्पेन एंड इटली शामिल थे। सो एक कंट्री में अगर आपको सेकेंडरी डेटा मिलता है उसका ये मतलब नहीं है कि वो रिलायबल डेटा है। उसमें हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हों। एक तो ये कि प्रॉब्लम डेफिनेशन में उन्होंने प्रॉब्लम डिफाइन अच्छी नहीं की होगी। समटाइम्स प्रॉब्लम रिलायबिलिटी की आती है कि अगर आज वो डेटा कलेक्ट किया और कल वो कलेक्ट किया जाए तो मे बी डिफरेंट डेटा हो। देन मेथोडोलॉजी जो उन्होंने यूज़ किया है, सर्वे, फोकस ग्रुप या क्वेश्चनएयर या इंटरव्यूज उन्होंने जो यूज़ किए हैं वो भी ऑब्जेक्शनेबल होते हैं। देन वो आउटडेटेड भी होता है। ऑल्दो ये हम जानते हैं कि सब्सटैंशियल बॉडी ऑफ डेटा अवेलेबल है एडवांस इंडस्ट्रियल नेशंस में, यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है। बट डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे सेकेंडरी डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में। नॉट एवरी कंट्री वो पब्लिश करता है सेंसस की इंफॉर्मेशन, मरदमशुमारी की इंफॉर्मेशन, एंड जो सम पब्लिश्ड जो डेटा होता है वो इतना रिलायबल नहीं होता, जो वो पब्लिश करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर नाइजीरिया में देखें, पॉपुलेशन साइज ऑफ सच पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है कि दे पब्लिश सेंसस डेटा, वो हाईली सस्पेक्टेबल होता है। उनकी क्वालिटी ऑफ डेटा नाइजीरिया वालों की इतनी अच्छी नहीं होती। एक जो स्टडी हुई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसने फाउंड किया कि एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रशिया में जो है वो 10.4 मिलियन पीपल की है जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। बट ऑफिशियल फिगर जो थे वो 1.7 मिलियन पीपल को बेरोजगार शो कर रहे थे। सो रशिया ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 17 लाख लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं, जबकि एक्चुअली फिगर करोड़ों में थी। सो अकॉर्डिंग टू सम यूएस की एजेंसीज के, रिसर्च एजेंसीज के दे से, बीजिंग जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनके समटाइम्स डेटा जो होते हैं रिलायबल नहीं होते, वो शफल करते रहते हैं चीज़ों को और पॉजिटिव बना के प्रेजेंट करते हैं। सो डेवलपिंग कंट्रीज का डेटा जो है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के इतना रिलायबल नहीं होता। अगर आप चाइना से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान से रिलेटेड डेटा आप सेकेंडरी कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ये एक प्रॉब्लम होगा कि एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब इसका ये फ़ायदा उठाया प्राइवेट सेक्टर डेटा गैदरर्स ने, प्राइवेट सेक्टर की रिसर्च एजेंसीज ने, लाइक गैलप ने और जो AC नेल्सन है, इन एजेंसीज ने, इन रिसर्च एजेंसीज ने, इन रिसर्च फर्म्स ने डेटा गैदर करती हैं अब ये कंट्रीज टू कंट्रीज और ये फिर सेल करती हैं। अगर ये आपकी फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में एंटर होना चाहती है या आपकी पाकिस्तानी कंपनी किसी और कंट्री में एंटर होना चाहती है तो गैलप, AC नेल्सन जैसी फर्म से कॉन्टैक्ट करके सेकेंडरी डेटा परचेज किया जा सकता है। एक और जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया सेकेंडरी डेटा का वो ये है कि कंट्री टू कंट्री ये कंपेरेबल नहीं होता। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स जो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं वो आज से 10 साल पहले कलेक्ट किया गया होगा डेटा, जो कि वेयर
पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक जो बोलिविया की है वो 25 साल पहले कलेक्ट की गई थी। अब आप इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ को दोनों कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज बोलिविया की पॉपुलेशन के बारे में डेटा आपको 25 साल पुराना मिलेगा और यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा जो है 10 साल बाद अपडेट किया जाता है। आल्सो एक और प्रॉब्लम है, countries may calculate some same statistics but do so in different ways। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड आप स्टैटिस्टिक्स एक कंट्री जो कलेक्ट करता है, ये आपको जीडीपी तो आपको शायद इसका नॉलेज होगा। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन कंट्री एंड इज ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के सब्सिट्यूट में यूज किया जाता है। किसी भी कंट्री में जो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं कि उस कंट्री के अंदर वो जीडीपी कहलाता है। जीडीपी पर कैपिटा ये कॉमन मेजर है मार्केट साइज का और ये सजेस्ट करता है इकोनॉमिक वेल्थ। किसी भी कंट्री की जीडीपी ज्यादा है तो वो इकोनॉमिकली वेल्दी कंट्री होगा। अब आईएमएफ ने डिसाइडेड के नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग जो कि इसके एक्सप्रेशंस ऑफ जीडीपी किसी भी लोकल करेंसी में है इनटू डॉलर एट मार्केट एक्सचेंज रेट्स अंडरस्टेट्स दैट ट्रू साइज ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज रिलेटिव टू रिच वंस। आपको उसके एक्सचेंज को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तमाम कंट्रीज को एक ही करेंसीज पे कन्वर्ट करके आप कंपेयर करेंगे। देयरफॉर आईएमएफ ने डिसाइड किया कि परचेजिंग पावर को हम यूटिलाइज करेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी को हम यूटिलाइज करेंगे, जो कि अकाउंट में लेता है डिफरेंसेस इन प्राइसेस अमंग नेशंस के इन ऑर्डर टू कंपेयर कि कौन सी नेशन वेल्थी है और कौन सी नेशन वेल्थी नहीं है। सो बहुत सारी हमने देखी प्रॉब्लम्स हैं सेकेंडरी डेटा को यूज करने की, लेकिन हमने देखा बहुत सारे उसके एडवांटेजेस भी हैं सेकेंडरी डेटा को कि ये अवेलेबल होता है फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। लेकिन सबसे पहले जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्ट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से करते हैं, देन आपने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है, आफ्टर दैट आपको प्राइमरी डेटा एंड लेटर स्टेप्स पे जाना है। हमने आज के पार्ट 1 ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च में स्कोप ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च डिस्कस किया कि ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या स्कोप है। उसमें हमने देखा कि समटाइम्स आप मार्केट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, समटाइम्स आप कंपेटिटिव स्टडीज करते हैं और कंपेटिटर्स की मूव्स, उनकी डोमेस्टिक मूव्स, उनकी इंटरनेशनल मूव्स के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। समटाइम्स आप मार्केट साइज और पोटेंशियल कस्टमर की नीड फाइंड आउट करते हैं एंड समटाइम्स एनवायरमेंटल स्टडीज करते हैं कि हमारे कंट्री जिसमें हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में, उसका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, उसका सोशल इन्वायरमेंट क्या है, उसका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, उसका लीगल इन्वायरमेंट क्या है, उसका कल्चरल इन्वायरमेंट क्या है, उसका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, उसका नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, ये सारे आप स्टडीज करते हैं। देन हमने ये बात की कि मार्केटिंग रिसर्च जो है या ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च आपको बोथ लेवल पे हेल्प करती है। वो लेवल कौन से हैं? टेक्निकल लेवल और स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल और टेक्निकल लेवल क्या है? स्ट्रेटेजिक लेवल बड़ा लेवल होता है, ये डिसाइड करता है ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, कहाँ पे आप अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, किस जगह पे आपकी फैक्ट्रीज बनेगी, कौन सी मार्केट में आप एंटर होने जा रहे हैं। अब टेक्निकल लेवल आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन को अचीव करने के लिए होता है। टेक्निकल डिसीजन प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन की जो आपके होंगे जो इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे इनसे रिलेटेड, दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर टेक्निकल लेवल। देन हमने चैलेंजेस इन प्लानिंग इंटरनेशनल रिसर्च देखा। उसमें देखा कि एक तो ये कॉस्टली होती है और दूसरा समटाइम्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। प्राइमरी डेटा भी आप कलेक्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि पीपल वेरी करते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कुछ पीपल फ्रेंडली होते हैं, कुछ कंट्रीज के पीपल इतने फ्रेंडली नहीं होते। समटाइम्स आपको सेकेंडरी डेटा से स्टार्ट, ऑलवेज आपको सेकेंडरी डेटा से स्टार्ट करना पड़ता है। अब वहाँ पे भी प्रॉब्लम है एक्यूरेसी की, रिलायबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी डेटा, मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी डेटा की प्रॉब्लम आ जाती है। कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। सोशियो पेस्ट एनालिसिस हमें करना पड़ता है टू फाइंड आउट के किसी भी कंट्री में हम डेटा गैदर करेंगे वो कितना हमें एक्यूरेट अवेलेबल है, कितने लोग फ्रेंडली होंगे इन प्रोवाइडिंग अस दैट डेटा। देन हमने रिसर्च प्रोसेस की बात की, जो हमने कहा 4 स्टेप्स होते हैं। आप स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम से, आप डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। देन आप कलेक्शन ऑफ जो डिटरमाइन करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, देन आप कलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट एनालिसिस करते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है कि कम्प्लेक्स स्टेप होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप
स्टेप होता है। देन हमने बात की डेटा कलेक्शन की, हमने बात की 2 टाइप्स ऑफ डेटा, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। हमने ये बात की कि प्राइमरी फर्स्ट हैंड डेटा होता है जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप खुद कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा किसी और ने कलेक्ट किया होता है लेकिन वो भी आपकी प्रॉब्लम से ही होता है लेकिन ऑलरेडी यूज्ड सेकेंड हैंड डेटा होता है। देन हमने सेकेंडरी डेटा के बारे में बात की कि सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा की बात की कि बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन हमने ये भी बात की कि प्रॉब्लमेटिक है, इसके साथ 4 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। एक तो ये है कि मे बी अवेलेबल ही ना हो, दूसरा ये है कि ये एक्यूरेट ना हो, तीसरा ये है कि कंपेरेबिलिटी ना हो, चौथा ये है कि ये आउटडेटेड हो, बहुत पुराना हो। देन हमने यूटिलाइजिंग द सेकेंडरी डेटा की बात की कि कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। ये भी कंट्री टू कंट्री इसकी एक्यूरेसी वेरी करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है जो कि फेस करनी पड़ती है टू द मार्केटियर्स को, ग्लोबल मार्केटियर्स को। ये समरी थी। आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम होता है। ये पार्ट ए था हमारे चैप्टर ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च का। पार्ट बी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।